ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक भारतीय ट्रस्ट की संपत्ति है, वो स्विट्ज़रलैंड इलीगली ले जाया गया है और उसमें जो इनकम होती है, तमाम इनकम 3 फॉरेनर अपनी प्राइवेट कंपनियों में फॉरेन के अंदर ले जाते हैं। अब हमारी FIR भी महाराष्ट्र में रजिस्टर नहीं हो रही है, तो इसलिए हम आए हैं दिल्ली। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाए जिसके अंदर वो ये तमाम एलिगेशंस हैं उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो। तो हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में ओशो के प्रेमी 4 जगह के ऊपर अपने पत्र या ईमेल लिखें। एक, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा श्री उद्धव ठाकरे जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और चैरिटी कमिश्नर मुंबई। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, ग्लोबी न्यूज़ हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाता है जिन मुद्दों को जनता से छुपाया जाता है या फिर जिन मुद्दों की सच्चाई जनता तक नहीं पहुंचाई जाती है। तो ऐसा ही एक और नया मुद्दा लेकर के आए हैं इस वीडियो में और ये मुद्दा जुड़ा है ओशो आश्रम पुणे से। क्या है पूरा मुद्दा? ये खुद ओशो के समय के सन्यासी और वर्तमान में ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी स्वामी प्रेमगीत जी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ये मुद्दा बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हो सके तो थोड़ा सा वक्त निकाल करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आइए चलिए सुनते हैं सीधे स्वामी प्रेमगीत जी को। तो ओशो आश्रम पुणे का जो पूरा केस है वो हमारे स्वामी जी देख रहे हैं। तो आइए अब स्वामी जी से ही पूरा मुद्दा जानते हैं कि जो सरकार से अपील की है वो क्या है। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद। दर्शकों का भी खूब खूब धन्यवाद जी। तो जानना मैं यही चाहूँगा कि अभी मैं कल यहाँ पर देखा कि कुछ मंत्री भी आए थे, उनसे आपने एक अपील किया है, सरकार से भी कुछ अपील है। पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि हम सब ओशो के सन्यासी हैं, ओशो के प्रेमी हैं और ओशो आश्रम 1974 से पूना में है और ओशो समाधि भी पूना में बनी है। अपने जीवन काल का बहुत बड़ा हिस्सा ओशो ने पुणे के ओशो आश्रम में बिताया है। वहाँ तक कि ओशो की समाधि भी पुणे आश्रम में बनी हुई है। ये आश्रम और ये समाधि ओशो के सन्यासियों के लिए, ओशो के सन्यासियों के द्वारा सद्गुरु की उपस्थिति में बना एक बुद्ध क्षेत्र है। और जैसा कि ओशो ने हमेशा चाहा था कि आश्रम की प्रॉपर्टीज़ और आश्रम की जो तमाम सुविधाएं हैं और उस सुविधाओं से जो भी धनराशि जमा की जाती है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में रहे। और इसलिए 1969 से लेके 1990 तक, जब तक ओशो थे तब तक ये एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में रही, जो कि महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर पंजीकृत किया गया है। ओशो की शरीर छोड़ने के बाद, जैसा कि हमको मालूम है कि जब ओशो ने शरीर छोड़ा उसके 6 महीने पहले ओशो ने एक इनर सर्कल की स्थापना की थी कि जिसमें 21 सन्यासी ओशो के अलग अलग देशों के शामिल थे। और वो इनर सर्कल का एक फंक्शन था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, जो भी ओशो के काम को एक्सपांड करने के डिसीजन है पूरी दुनिया में, कौन सी बुक छपानी है, कहाँ छपानी है, आश्रम को कैसे चलाना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मंडेन डिसीजन है वो उसका काम करेगा। 1990 से 2000 के साल के बीच में धीरे धीरे 3 फॉरेनर्सों ने आश्रम की गतिविधियों के ऊपर, आश्रम के ऊपर और आश्रम की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बौद्धिक संपदा है, एक्सक्यूज मी, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। उन लोगों ने कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां भी बनाई कि जिसमें
ट्रस्ट के अंदर तो वो ट्रस्टी हैं, पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो डायरेक्टर हैं। और ये कंपनियां भारत में बनाई गई और विदेश में भी बनाई गई। तो ओशो आश्रम की प्रॉपर्टीज़ और ओशो आश्रम के जो इनकम है, जो बैंक की एफडीज़ हैं, वो सब चीज़ों को वो अपनी प्राइवेट कंपनियों में ले जाना शुरू किया। उसके साथ साथ ओशो के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो ओशो ने एक्सक्यूज मी रजनीश फाउंडेशन नाम के ट्रस्ट को अपने जीवन काल के दरमियान दे दिए थे, एक डिक्लेरेशन साइन करके। अब ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक भारतीय ट्रस्ट की संपत्ति है, वो स्विट्ज़रलैंड इलीगली ले जाया गया और उसमें जो इनकम होती है, तमाम इनकम 3 फॉरेनर अपनी प्राइवेट कंपनियों में फॉरेन के अंदर ले जाते हैं। और भारत में जो ट्रस्ट है, उनकी जितने भी ट्रस्टीज हैं, वो उनको सहयोग भी करते हैं कि आप करते रहो। अब ये जो 3 फॉरेनर हैं, जिनका नाम है माइकल ब्रायन, दूसरे का नाम है डार्सी ब्रायन और तीसरे का नाम है जॉन एंड्रयूस, उनका इंडिया का पूरा संचालन करते हैं मुकेश सारडा, वो भी अमेरिकन नेशनल है। अब बाकी के 3-4 ट्रस्टियों के नाम है, वो एक डमी ट्रस्टी हैं, जहां बोलते हैं वहां उनको साइन करनी पड़ती है। अब ये 3-4 लोगों ने पूरी ओशो की प्रॉपर्टीज़, ओशो समाधि और ओशो की जो एक बौद्धिक संपदा है, उसके ऊपर एक अपना व्यक्तिगत क्लेम किया है कि ये हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है, हमें जो करना है हम करेंगे। पिछले 10 सालों में उन्होंने आश्रम की कुछ प्रॉपर्टी को एलिनिएट करने का, सेल करने का या किसी ट्रस्ट को गिफ्ट करने का दुस्साहस किया, और वो जो प्रॉपर्टीज़ वो सेल करना चाहते थे, गिफ्ट करना चाहते थे, उसकी कीमत भी 100 करोड़ के ऊपर है। तो हम बॉम्बे हाई कोर्ट में गए और उसके सामने उनका स्टे लेके आ गए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हमें उसके ऊपर स्टे भी दे दिया है। उसके साथ साथ जो आश्रम की रोज की इनकम होती है, जो आश्रम में सन्यासी आते हैं, गेट का फीस देते हैं, और ग्रुप्स थेरापिस्ट की जो इनकम होती है, वो सभी इनकम वो कैश से होती थी और उनके लिए कोई रसीद नहीं दी जाती थी। और अभी तक में जितनी संपत्तियाँ और जितने पैसे आश्रम के जो अपनी प्राइवेट कंपनियों में ले जाए गए हैं, जो इंडिया के बाहर कर दी गई है, उसका मूल्य होता है 1800 करोड़ रुपये। तो एक तरफ से आश्रम की प्रॉपर्टीज़ और आश्रम के पैसे अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ले जाना ट्रस्टियों की, और जब ट्रस्ट के अंदर पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो एक चैरिटी कमिश्नर की ऑफिस में एप्लीकेशन करते हैं कि हमें आश्रम की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो समाधि को लग के हैं वो हमें बेचनी है, क्योंकि हमारे पास मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। और वो किसको बेचनी है? जो पड़ोसी हैं, राजीव नयन राहुल कुमार बजाज, जो बजाज ऑटो के मालिक हैं, जो कोरेगांव पार्क में उनका बंगलो है, उनको ये प्रॉपर्टी खरीदनी है 107 करोड़ में। और उसके सामने ट्रस्टियों ने 50 करोड़ का एडवांस भी ले लिया है। और जब हमें ये बात का पता चला तो हमने चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में उसका ऑब्जेक्शन फाइल किया है कि भाई ये जो जगह है ओशो आश्रम, वो कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, यह एक बुद्ध क्षेत्र है, उसे इस तरह बेचा नहीं जा सकता है। तो उसकी सुनवाई चल रही है। अब इसी के दौरान ऐसा हुआ कि जब लोगों को पता चला कि आश्रम का कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं, तो जर्मनी से एक महिला ने मुझे फ़ोन किया, जो हम आश्रम में साथ काम करते थे पहले, माँ प्रेम वजरा करके उसका नाम है, कि कुछ समय पहले तो मैंने उनको 3 करोड़ रुपये दिए हैं डोनेशन के, ये क्यों बेचना चाहते हैं? तो हमने कहा कि भाई उन्होंने तो एप्लीकेशन में ऐसा लिखा है कि कोरोना के काल के दरमियान 6 महीने में 3 करोड़ का घाटा हुआ है, इसलिए हमको 107 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचनी है। तो हमने वो महिला को कहा कि भाई ऑलरेडी आश्रम की, ओशो आश्रम ट्रस्ट की 18 करोड़ की एफडी को तो वो खा ही चुके हैं, वो तो ख़त्म कर दी उन लोगों ने, और अभी वो सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 107 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, और वो भी कम मूल्य में। उसका मूल्य तो 250-250 करोड़ के आसपास होना चाहिए।
तो वो लेडी ने मुझे प्रूफ भी है कि भाई ये मैंने आश्रम में एक 400 स्क्वायर फुट का रूम लिया था इसलिए कि मैं डोनेशन दे सकूं। वो डोनेशन से बहुत सारे सन्यासियों ने आश्रम को बनाया है। तो वो लेडी ने जब ये 3,75,000 US डॉलर्स दिए तो हांगकांग में किसी निजी कंपनी में दिए और उनको रूम दिया गया पूना आश्रम के एक रूम को। तो इस क्लियर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। अब जब हम पुलिस डिपार्टमेंट को कंप्लेन फाइल करते हैं तो हमारी FIR भी रजिस्टर नहीं होती है, क्योंकि ये आश्रम को तोड़ने के लिए, ये आश्रम की मिल्कियत को हड़पने के लिए महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी और बिल्डर लॉबी बहुत ही ज़्यादा कार्यरत हैं। वो चाहते हैं कि आश्रम की प्रॉपर्टियाँ धीरे धीरे हथिया ली जाए। तो पुणे और मुंबई के जो बड़े बिल्डर है उसका नाम है श्री अतुल चोरड़िया, जिनकी कंपनी का नाम है पंचशील realty.com। तो ये लोग आश्रम की प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। उनके सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पॉलिटिशियन को क्या चाहिए, बिल्डर को क्या चाहिए, ज़मीन चाहिए और पैसा चाहिए और पावर चाहिए, उनको और कुछ लेना देना नहीं। हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी हैं ध्यान के लिए हैं, जो मनुष्य जाति के लिए हैं, जो हजारों लोगों के सहयोग से बनी है, कम से कम वो चीज़ों को तो छोड़ दो। एक ज़माना था जिसमें राजा महाराजा और इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे नोबल कॉज के लिए डोनेशन देते थे। अब ये देखिए बजाज ऑटो, ये बड़े बिल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, वो देने की बात तो दूर रही, जो है उसको तबाह करने के ऊपर लगे हुए हैं। और जब हमने ओशो आश्रम में ट्रस्टियों से बात की कि भैया आप ऐसा मत करो, ये जो जगह बनी है वो हजारों सन्यासियों ने सदगुरु की उपस्थिति में बनाई है और ये कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक बुद्ध क्षेत्र है, एनर्जी फील्ड है ओशो का। वो सुनने को तैयार नहीं है। और उन लोगों का, पॉलिटिकल पार्टियों का इतना प्रभाव है और इतना, आप तो जानते हैं कि चीज़ों को मैनेज कर दिया जाता है कि अब हमारी FIR भी महाराष्ट्र में रजिस्टर नहीं हो रही है। तो इसलिए हम आए हैं दिल्ली कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑडिट तो कराए ट्रस्टों का, कि ट्रस्ट की कौन सी संपत्ति थी, कहाँ गई, फॉरेन में कौन से ट्रस्ट बनाए गए, कौन सी कंपनियां बनाई गई इंडिया में और इंडिया के बाहर। और ये जो 1,800 करोड़ तो हमारे पास लेखा जोखा है, उनका हमारे पास हिसाब है। और जो लेखा जोखा हमारे पास नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें हमें उपलब्ध भी नहीं है, जो उन लोगों ने दबा के रखी हुई है। तो जो ऑनलाइन सेल हो रहा है ओशो की बुक्स का या डिजिटल मीडिया का, उसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाए, जिसके अंदर वो ये तमाम एलिगेशंस हैं उसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में ये इंक्वायरी होनी असंभव है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी और बिल्डर लॉबी के जो इंटरेस्ट हैं, खास करके मुंबई और पुणे में, वो इतने ज़्यादा हैं कि वो ये काम को नहीं होने देंगे। और ओशो राष्ट्रीय धरोहर है, ओशो की समाधि राष्ट्रीय धरोहर है, वो किसी व्यक्ति की संपदा नहीं है, राष्ट्र की संपदा है। और भारत की जो एक आध्यात्मिक परंपरा है, उस आध्यात्मिक परंपरा का एक अविभाज्य अंग है, हम उसे अलग नहीं कर सकते। 21वीं सदी के मनुष्य के लिए ओशो ने जो ध्यान की विधियाँ दी हैं, वो ध्यान की विधियाँ और बुद्ध पुरुष का संदेश अगर कोई इल्लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर इंडिया के बाहर हथिया के ले जाता है और भारत सरकार अगर उसके लिए कुछ नहीं करती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। अच्छा, तो जो भारत सरकार है वो जल्दी से जल्दी इस मुद्दे में इंटरफेयर कर ले, और जो आपकी मांग है कि उसकी एटलीस्ट ऑडिट होना चाहिए, तो अब ऑडिट के लिए अगर वो सरकार नहीं मानती है, तो कुछ अपील दर्शकों से भी करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को अगर हम आम जनता भी उठाया जाए तो ये सबका मुद्दा है। जब सरकार किसी कारण से विवश हो जाए और स्टेप न लें, तो वो जवाबदारी हमारी हो जाती है। और अगर हम इस बारे में कुछ नहीं करते हैं और इसे तबाह होने देते हैं, तो उसके लिए सरकार की जवाबदारी कम, मैं बोलता हूँ, हमारी जवाबदारी ज़्यादा है। हमने बैठे बैठे इस पतन को देखते रहे।
300 लोग भारत के ऊपर 300 साल तक राज करते रहे। जी। आज पूना आश्रम में सेम स्थिति है, 3 फॉरेनर 30 लाख लोगों के ऊपर भारत में ओशो के सन्यासियों ऊपर राज करते हैं। वो कहते हैं कि ओशो की समाधि ही नहीं है यहाँ पे। कोर्ट में एफिडेविट देते हैं ओशो की समाधि नहीं है, क्योंकि अगर समाधि होगी तो वो बेच नहीं पाएंगे। तो जब 3 लोग भारत में रह के ओशो आश्रम और ओशो की जो एक चेतना है उसको दबाने का, उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, पर हमें यकीन है कि भारत सरकार इस बात की नोट लेगी और एक कमीशन का गठन करेगी जो इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेगा, और जो पैसा, जो चीज़ें ओशो की इंडिया के बाहर ले जा चुके हैं वो फिर से भारत में आएगी और हम ओशो के आश्रम को, ओशो की समाधि को बचा पाएंगे। उस चीज़ के लिए हमें सब मित्रों की, ओशो प्रेमियों की मदद की ज़रूरत है। जी। आप सब हमें मदद कर सकते हैं। वो कैसे? कि जब चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में आश्रम के कुछ भाग को सेल करने की एप्लीकेशन की गई है, तो उसमें आपको अगर ऐसा लगता है कि ओशो का आश्रम बचना चाहिए, ओशो की समाधि बचनी चाहिए, तो आप उन्हें एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखें, पत्र लिखें, और चैरिटी कमिश्नर को ये भी अपील करें कि यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देना चाहिए। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर अगर होगा तो इस तरह की इल्लीगल कार्यवाही नहीं होगी और ओशो आश्रम बच जाएगा, ओशो समाधि बच जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हजारों की संख्या में ओशो के प्रेमी 4 जगह के ऊपर अपने पत्र या ईमेल लिखें। एक, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा श्री उद्धव ठाकरे जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और चैरिटी कमिश्नर मुंबई। बहुत ज़रूरी है। और उस लेटर का पूरा एक ड्राफ्ट हमने एक वेबसाइट पे रखा हुआ है जी। और आपके एक क्लिक करने से सभी को ये लेटर चला जाएगा। जी। तो जो हमारी वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि जब भी ये हो तो आप एक हमारा मैसेज सर्कुलेट करें। हमारी वेबसाइट है oshofriendsfoundation.com, और आप उसमें कुछ ऐसा भी कीजिए कि मैं आपको जो भी मैसेज दूंगा तो कोई भी व्यक्ति वो लिंक को, हाइपर लिंक को टच करेगा, अपना मोबाइल नंबर, नाम और एड्रेस देगा, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो ईमेल ये चारों अथॉरिटीज़ के पास चला जाएगा, ऑटोमेटिक चला जाएगा, और उसकी एक कॉपी भी आपके पास आ जाएगी। बिल्कुल। और हजारों की संख्या में मित्रों को इकट्ठा होना है, और एक हमें गवर्नमेंट से अपील करनी है कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया जाए ताकि ओशो समाधि और ओशो आश्रम को हम बचा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस लिंक की स्वामी जी बात कर रहे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। आप जस्ट उस लिंक पर क्लिक करेंगे, बस जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी मांगेंगे वो इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो इस मुद्दे के लिए खड़ा होना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आवाज़ उठ जाएगी। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।